हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके क्लास 9th में हिंदी में व्याकरण का पार्ट पढ़ेंगे। उसका सबसे छोटा से छोटा जो भाग है वो वर्ण। ये वर्ण व्यवस्था क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा का मूल रूप मनुष्य के मस्तिष्क में बोधक और अभिव्यक्ति की क्षमता के रूप में विद्यमान रहता है। मतलब भाषा जिस भाषा के माध्यम से हम बोलते हैं, हमारे विचारों को व्यक्त करते हैं दूसरों के सामने, वो भाषा है। अतः आधुनिक भाषा विज्ञान में भाषा को कोई ऐसी बौद्धिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। कोई प्रतीक होना चाहिए। जब हम अपने मन के जो विचार दूसरों तक सामने रखते हैं तो उसका एक माध्यम होता है, और वो माध्यम क्या होता है? भाषा। भाषा के इन्हीं पारंपरिक ध्वनि प्रतीकों को वर्ण कहते हैं, और वो उस वर्ण क्या है? उसका छोटा से छोटा प्रतीक है, या हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि वो चिन्ह है। सेकंड पैराग्राफ देखिए। हमारी भाषा में वर्ण शब्द का प्रयोग भाषा की ध्वनियों और उन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त लिपि चिन्हों दोनों के लिए होता है। मतलब चिन्ह के रूप में हम किसको लिखते हैं? वर्ण को। हम कह सकते हैं कि वर्ण ध्वनियों के उच्चरित और लिखित, मतलब उच्चारण करने और लिखने दोनों रूपों के प्रतीक हैं, और यही भाषा की लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटी इकाई है। हिंदी के वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। मतलब हम वर्ण भी कह सकते हैं और अक्षर भी कह सकते हैं। हिंदी के वर्ण देवनागरी की लिपि में लिखे जाते हैं। हिंदी के जो वर्ण होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? देवनागरी की लिपि में। अभी क्या है समझो इसे। फर्स्ट पार्ट देखो इसको। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। सेकेंड, वर्णों के संयोग से क्या बनता है? शब्द। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। मतलब उच्चारण करते हैं तब भी होता है, उसको चिन्हित मतलब लिखते हैं तब भी ध्वनि का प्रयोग होता है। वर्ण ध्वनियों के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों में प्रतीक हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण या अक्षर वो छोटे से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब हम वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ है तो हम अ को टुकड़े नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब देखिए लास्ट का सेकंड। हिंदी के वर्ण देवनागरी की लिपि में लिखे जा सकते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या है? देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब एक वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो चिन्ह वर्ण प्रयुक्त होते हैं, चिन्ह मतलब वर्ण जो हम लिखने के लिए जिन वर्णों या अक्षरों का प्रयोग करते हैं, उन्हें समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्णों और बाद में व्यंजन वर्णों की व्यवस्था है। मतलब सबसे पहले स्वर लिखे जाते हैं, उसके बाद व्यंजन लिखे जाते हैं। अब स्वर देखिए। हिंदी वर्णमाला का मानक रूप इस प्रकार है। स्वर में देखिए आप अ आ ई मतलब दो ई, उ जब हम छोटा मतलब छोटी ई, छोटा उ, छोटा ए इनका प्रयोग करते तो इसमें ह्रस्व मतलब कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर ये हम आगे पढ़ेंगे। अ आ ई उ ऋषि ए ओ औ। ठीक है। स्वरों की मात्राएं देखिए आपकी, जैसे आ की, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, ऋषि का रकार, ए की, आय की, ओ और आओ। ठीक है। इस तरह से मात्राएं लगी हुई है। अब अ के स्वरूप देखिए। अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। अ जो होता है उसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि वह प्रत्येक व्यंजन में अंतर्निहित रहता है। क्योंकि व्यंजन में हमेशा हमेशा स्वर मिला हुआ रहता है, और बिना स्वर के व्यंजन पूर्ण नहीं होता। इसलिए हर व्यंजन में अ जो स्वर है वो मिला रहता है। जैसे क प्लस क इक्वल। अब क का टुकड़ा कैसे किया है? क हलंत लगाया नीचे, और जिस वर्ण के नीचे हलंत होता है मतलब वो आधा ही माना जाता है।
क प्लस अ बराबर क्या बनता है क। अब अनुस्वार देखिए, अ के ऊपर जो डॉट है, जो बिंदु है, इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और विसर्ग अ के पीछे तो दो बिंदु लगे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग। ठीक है। अब देखिए व्यंजन, क से ग तक पूरा व्यंजन होता है। क वाला वर्ग मतलब एक जो पूरी लाइन होती है हम उसको वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग। वर्ग और वर्ण में अंतर होता है। वर्ण मतलब अक्षर और वर्ग मतलब पूरी एक लाइन। देखिए अब जैसे क वर्ण मतलब तो क हुआ सिर्फ एक क है, और वर्ग मतलब क वाली पूरी लाइन, क ख ग घ ङ एक वर्ग हो गया पूरा, पूरी लाइन। च वाला वर्ग देखिए च छ ज ण, ट वाला वर्ग देखिए ट ठ ड ढ ण, और ण और ड डॉट वाला जो नीचे लगता है, कहाँ का प्रयोग होता है। हम आगे बढ़ते हैं। त वर्ग देखिए त थ द ध न, प का प फ ब ब म, अंतस्थ य र ल व। इस जो उच्चारण जब करते हैं तो हवा अंदर, मुंह के अंदर ही इसका उच्चारण होता है बोलने में। तो य र ल व मतलब हवा का जो प्रवाह है वो अंतस्थ होता है। उष्म मतलब बाहर निकलते हुए। श श स ह संयुक्त व्यंजन जिसमें दो वर्ण मिक्स हैं। क्ष त्र ज्ञ श्र। आगत वर्ण मतलब हवा के मुंह के आगे के हिस्से से। आ ज फ मतलब हवा का हिस्सा जो प्रवाह है वो बिल्कुल बाहर होता है। ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि हिंदी के वर्णों को अक्षर कहते हैं क्योंकि इनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। हमेशा वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वर तो अपनी प्रकृति से ही अक्षर होते हैं, परंतु हिंदी के व्यंजन वर्णों में भी अवर्ण स्वर रहता है। मतलब व्यंजन में स्वर हमेशा मिक्स रहता है। कौन सा, अ। वो तो मात्रा के अनुसार रहता है, जैसे अपन जिस शब्द में जैसी मात्रा लगी होती है उसका स्वर उसमें मिक्स रहता है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि स्वर सहित व्यंजन का प्रयोग करना पड़ता है। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है, और बिना हलंत के जब हम व्यंजन लिखते हैं तो पूरा माना जाता है, पर उसमें स्वर मिक्स रहता है। और अगर कोई व्यंजन लिखा है और उसके नीचे हलंत लगा है तो मतलब वो व्यंजन आधा है। ठीक है। जैसे ट देखो आप, ट के नीचे हलंत लगा है ना, तो पट्टी आधा ट है, फिर दूसरे वाले में पूरा ट है तो पट्टी। ह के नीचे हलंत लगा मतलब ये ह आधा है। तो चिन्ह, जब हम चिन्ह लिखते हैं तो ह क्या लिखते हैं, आधा लिखते हैं, इसलिए इसके नीचे हलंत लगाना जरूरी हो जाता है। अब देखिए मानक वर्णमाला के अनुसार अंकों के लिए संख्यावाची चिन्ह प्राचीन भारतीय अंकों के आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होता है, जो इस प्रकार है। मानक अंक और देवनागरी के अंक दिए हैं। हिंदी और अंग्रेजी, आप लोगों ने जो हिंदी में देवनागरी की जो अंक जो हिंदी में चलते थे, जो पहले लिखा जाता है, देखिए कि एक को कैसे लिखा जाता है, दोनों में डिफरेंस देखिए आप। 0 से 0 और 9 तक। ऊपर वाली रो में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे लिखा जाता है, और हिंदी देवनागरी के अंक कैसे लिखे जाते हैं। अंकों का भी अलग अलग डिफरेंस है कि देवनागरी के अंक कैसे हैं और मानक अंक कैसे हैं। अभी जो आप लोग पढ़ते हैं वो मानक अंक होते हैं। ठीक है। वर्णों के भेद देखिए, वर्णों के कितने भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो भाग होते हैं। कौन से, स्वर और व्यंजन। अभी आप लोगों ने स्वर और व्यंजन पढ़े हैं ऊपर। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुंह से बिना अवरोध, बिना रुकावट के निकलती है, उन्हें क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। मतलब स्वर को बोलने के लिए किसी तरह का अवरोध नहीं होता है, हवा का जो प्रवाह होता है उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होती है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। मतलब स्वर जो होते हैं वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। स्वर हैं अ आ ई उ ऊ ऋषि ए ओ औ आ। ठीक है। यद्यपि पारंपरिक वर्णमाला में अम और अह को स्वरों के साथ लिखा जाता है। मतलब हम जब स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि अम और अह को भी स्वर के साथ लिखा जाता है, पर वास्तव में जो ये अम और अह जो होता है ये स्वर नहीं होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है, जैसे अंक, इंगित, अतः, प्रातः आदि। मतलब ये स्वर के साथ
नहीं, स्वर के बाद मतलब व्यंजन में आने तक इनका उच्चारण हो रहा है, इसलिए इनको उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन माना जाता है। बाकी कहा क्या गया है या स्टार्टिंग से क्या माना गया है कि ये स्वर ही होते हैं। स्वरों के जस्ट बाद इनको लिया जाता है अम और ह। आपने देखा होगा पहाड़ा पुष्टि में भी आप जब पढ़ते तो अम और सारे स्वर के बाद लिखा जाता है। विसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों में ही होता है। मतलब अधिकांश हम देखते हैं कि संस्कृत की भाषा में विसर्ग का प्रयोग होता है। अनुस्वार जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी वर्ग के अंतिम नासिक के वर्ण के रूप में उच्चरित होता है। जैसे अनुस्वार मतलब जो जिस व्यंजन के ऊपर जो डॉट लगाया जाता है उसे हम क्या कहा जाता है? अनुस्वार। जैसे गंगा, पंकज, न, है ना, इसमें न का वो हुआ है घंटा, डंडा, मंच, कुंच, इसमें न, दंत, बंद, इसमें न, नल वाला। ठीक है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। तत्सम मतलब संस्कृत मिक्स शब्द, और उसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे प्रातः, विसर्ग मतलब जो पीछे जो डॉट लगाया जाता है और उसका उच्चारण किसके साथ करते हैं अपन? ह के साथ। मतलब विसर्ग को ह का उच्चारण बोलते हैं। जैसे प्रातः, दुख, है ना, ऐसे कई सारे जो शब्द होते हैं जिसके पीछे डॉट लगता है उसका उच्चारण ह में करते हैं। अब र देखिए आप, र स्वर का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है। जैसे कृष्ण मतलब ई की रकार लगाते हुए, कृष्ण, धृत, कृपा आदि। इसका उच्चारण प्रायः उत्तर भारत में री की तरह होता है। मतलब उत्तर भारत में इसका उच्चारण री की तरह करते हैं, पर हम भी जब उसका उच्चारण करते हैं तो कृष्ण नहीं बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं। धृत, कृपा, है ना। अब आ देखिए, अंग्रेजी की एक स्वर ध्वनि है आ, मतलब हवा का बहाव बाहर छोड़ते हुए खुले मुंह के साथ हम इसका बोलते हैं। इसका प्रयोग अंग्रेजी के आगस शब्दों में ही होता है। मतलब जो 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 शब्द अंग्रेजी से आए हैं, आगस शब्द किसे कहते हैं? जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक है। जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि। अब स्वरों के भेद, स्वरों के भेद देखिए। हिंदी में स्वरों के मूलतः दो भेद हैं, निम्नासिक और अनुनासिक। अब देखिए फर्स्ट देखिए, निम्नासिक स्वर क्या है? वही अ आ ई उ ए ओ औ, इसको क्या कहा गया है? निम्नासिक स्वर। सेकंड है अनुनासिक स्वर, जिसके ऊपर डॉट है। अम, आम, इम, उम, एम, ओम और ओम। ठीक है। यद्यपि अनुनासिक स्वर के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अनुस्वार और अनुनासिक में भी अंतर है, पर अनुनासिक के लिए ऊपर काय का प्रयोग होता है? चंद्र बिंदु का। परंतु यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल क्या हो जाता है? बिंदु हो जाता है। पर वो किस कंडीशन में होता है? कि जब जस्ट शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है? चंद्र बिंदु की जगह से बिंदु का प्रयोग होता है। याद रखें, हिंदी में सभी निम्नासिक स्वरों के नासिक के रूप होते हैं। मतलब जो जिसका उच्चारण नाक के द्वारा होता है। इन स्वरों के अर्थभेदक उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। मतलब दो स्वर एक जैसे हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, उच्चारण अलग अलग हो जाते हैं। देखिए, सवार और संवार, कहा और कहाँ, बिंद और बिंद, वही वहीं, उंगली उंगली, पूछ पूछ, मतलब अंतर है। तुम पूछो उससे, है ना, और उसकी पूछ है। मतलब यहाँ अर्थ भी अलग है। पढ़े पढ़े, है, यहाँ ये वाला फर्स्ट वाला जो है वो एक जने के लिए उपयोग होता है, और है जिसके ऊपर अनुस्वार लगा है वो बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। गोद गोंद, चौक चौक। ठीक है। अब अनुस्वार देखिए, जिस स्वर का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए हवा सिर्फ नाक से निकलती है तो वो क्या कहलाता है? और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है तथा लिखते समय ऊपर केवल बिंदु होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। मतलब बंदर, कंगा, कंठ, है ना, इस तरह हम क्या कहेंगे? अंधा। ये सारी चीज़ें अनुस्वार कहलाती है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांट सकते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब यहाँ आपको ये समझना है कि ह्रस्व स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है। देखिए नीचे, ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब जैसा छोटा,
ई, छोटा ऊ, छोटा ऋषि और ई उ र ह्रस्व स्वर हो गए। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में अधिक समय हो या डबल टाइम लगता हो तब हम उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर के दीर्घ रूप नहीं है, वरन क्या है? अपने आप में स्वतंत्र है। ये सब अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है। अब देखिए, स्वर, मात्रा, चिन्ह और प्रयोग अलग अलग हैं। आपको पता है कि अ का चिन्ह क्या होता है, आ का चिन्ह क्या होता है, ई का क्या होता है, बड़ी, फिर ऊ। कई बार स्टूडेंट्स बड़ी क्लासों में आ जाते हैं पर उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि छोटी किसे कहते हैं और बड़ी किसे कहते हैं, किस तरह से छोटा ऊ लगाया जाता है, किस तरह से बड़ा ऊ लगाया जाता है। अब यहाँ आप स्वर और मात्रा चिन्ह, मात्रा प्रयोग और उदाहरण है वो थोड़ा सा एक बार देख लें। फर्स्ट वाला देखिए, अ का हम डॉट लगा के साधारण ही लिखते हैं और वो हर व्यंजन के साथ होता है, जैसे कलरव, कलवट, मखमल। आ का पीछे डंडा लगता है, सबको पता है कि काला, काका, नाना। आ की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है? छोटी ई, जो किसी भी वर्ण के आगे से लगाया जाता है ना। जैसे क में छोटी ई की मात्रा किताब, किला, पिता, और इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो कम समय लगता है, तो वो क्या हो जाता है? छोटी ई। अब बड़ी ई लगाने के लिए थोड़ा सा हमें बोलने के लिए ज़्यादा समय लगता है, की, है ना। तो कीमत, कीकर आदि। छोटे ऊ में भी वही, छोटी जहाँ भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं, चाहे वो ई का हुआ, ऊ का हुआ, ए का हुआ, उनको बोलने के लिए हमें कम स्वर कम हवा के साथ उच्चारण करना होता है, कम समय लगता है उसका उच्चारण करने में। तो जैसे कु, कुआ, कुत्ता, पुल, छोटा ऊ। अब बड़े ऊ को जब हम बोलेंगे तो कु, कुप, कुपना, छूत, इस तरह हम उसका उच्चारण अधिक समय में करते हैं। री की रकार देखिए, क्री, कृष्णा, कृपा, नित्य। ए में केवड़ा, केवट, मेला, और ए कैलाश, केथल, पैदल। उच्चारण में अंतर आ जाता है ना। ओ कोख, कोयल, खोया। अब औ की मात्रा, कौन, कौवा, नौकर। जहाँ हम ना तो अनुनासिक पूरा चंद्रबिंदु नहीं लगता, आधा ही लगता है। जैसे हम लिखते हैं डॉक्टर, कॉलेज, तो वैसे कॉलेज, काफ़ी, कॉफ़ी, चॉकलेट, औ। उच्चारण अपन उसको खोलते हुए करते हैं, उसका मुंह का जो उच्चारण करते हैं शब्द को लगाते करने के लिए अनुनासिक का, तो उसमें एक हवा का बाहर छोड़ते हुए, प्रवाह देते हुए उसका उच्चारण करते हैं, जैसे कॉलेज, कॉफ़ी, चॉकलेट। ठीक है। अब अयोग्य वह क्या है? उच्चारण के बाद अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियाँ न स्वर हैं। अनुस्वार और विसर्ग दोनों ही ध्वनियाँ क्या है? न स्वर है न व्यंजन है। अब देखो यहाँ फिर कन्फ्यूज़न बताया, आगे क्या बताया गया है कि जो लिखित रूप है उसमें अम और अह को स्वर बताया गया है, पर उच्चारण रूप में अम और अह को व्यंजन बताया गया। पर यहाँ क्या बताया गया है? कुछ कुछ चीज़ें अपवाद होती हैं, न तो ये स्वर है न ही ये क्या है? व्यंजन है। इन दोनों के साथ योग नहीं है, अतः ये अयोग्य वाह कहलाती है। क्या कहलाती है? अयोग्य वाह। न ये तो स्वर है न ही ये व्यंजन है। ठीक है। अब आइए, आपने पढ़ा स्वर। सो स्टूडेंट्स, आप ये पूरा स्वर जितने भी रूप हैं स्वर के और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनको बारीकी से समझें और पढ़ें, तभी आपको ग्रामर की व्याकरण की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे ही हम अपने भाषा को लिखने में गलतियां नहीं करते हैं और सही से समझ पाते हैं। अब आइए हम व्यंजन समझते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर निकलती, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन। स्वरों को बोलने के लिए किसी भी चीज़ की रुकावट नहीं होती, वायु जो है मुंह से बाहर निकलते समय किसी भी तरह की कोई बाधा या रुकावट नहीं आती। पर व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो या तो घर्षण होता है या कुछ रुकावट होती है, तो वो क्या कहलाती है? व्यंजन।
व्यंजन का उच्चारण सदा स्वर की सहायता से होता है, मतलब बिना स्वर के सहायता से व्यंजन हम ना लिख सकते ना बोल सकते हैं। अगर लिखते हैं तो उसके नीचे क्या लगता है, हलंत लगता है। जैसे क के नीचे हलंत प्लस अ बराबर क्या बना क, प के नीचे हलंत प्लस अ बराबर क्या बना प, मतलब हमेशा व्यंजनों में स्वर मिक्स होता है। हिंदी में कुल 37 व्यंजन है। कितने? 37 व्यंजन हैं। इसमें 2 आगत व्यंजन है, ज और फ, जिसके नीचे नुक्ता लगा है। आगत मतलब वही जो विदेशों से आए हुए शब्द, वो अंग्रेजी भी हो सकते हैं, फारसी भी हो सकते हैं। इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ व्यंजन भी अलग अलग तरह के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कितने तरह के होते हैं? 27, अंतस्थ है 4, ऊष्म व्यंजन है 4 और आगत व्यंजन है 2। क्षत्रज्ञ क्ष मूलतः व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन। अब आप क वाला देखिए, स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है? स्टूडेंट ये टेबल बहुत अच्छे से समझना कि किसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। वर्ग और वर्ण, देखो वर्ग में क, च, ट, त और प, ये वर्ग वाली लाइन दी है। फर्स्ट वाले देखिए, सेकेंड रो में वर्ण दिया है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाली रो देखेंगे, क वर्ग की लाइन देखेंगे, क, ख, ग, घ, ण। तो इसको उच्चारण में कौन सा स्थान दिया गया? कंठ। मतलब जब हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। कंठ से बोलते हैं क, ख, ग, घ, ण। जब हम ये वाली जो लाइन है, या हम ऐसा कहते हैं कि क वर्ग की जो लाइन है वो कंठ से बोली जाती है। किससे बोला जाती है? कंठ से। तो क्या नाम दिया है इस वर्ण नाम को? कंठी। क्या दिया गया है? कंठी। अब च वाला वर्ग देखो, च, छ, ज, झ, ण। तो ये तालु, अपने जुबान के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं हम? तालव्य, तालु। उसका उच्चारण करके देखो, च, छ, ज, झ, न। जुबान हमेशा तालु को टच होती है, तभी जाकर हम इन वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। अब ट वर्ग देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ। ये मुर्दा, मतलब हमारी जुबान मुड़ती है। क्या होती है? मुड़ती है। तो वो क्या बना जाता है? मूर्धन्य। क्या बोला जाता है? मूर्धन्य। क्योंकि हमारी जुबान मुड़ती है तभी हम इनको उच्चारण कर पाते हैं। अब त वर्ग देखिए, त, थ, द, ध, न। अब हमारी जुबान कहाँ टच हो रही है? दांत को। आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे करके देखें, जब हम दांत से जुबान टच होती तभी हम त, थ, द, ध, न बोल पाते हैं। तो वो क्या हो जाता है? दांत, मतलब बोला जाता है दंती वर्ण। कौन सा वर्ण बोला जाता है? दंती। अब प वर्ग देखिए, प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ दोनों होठ आपस में जब मिलते हैं तो भी हम उच्चारण कर पाते हैं, प, फ, ब, भ, म, स्पष्ट उच्चारण। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओष्ठ या ओष्ठ वर्ण। कौन सा बोलते हैं? ओष्ठ वर्ण। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस वर्ग का क्या स्थान है और उनके क्या क्या नाम है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, न, 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 म। ये व्यंजन वर्णों का उच्चारण नासिक के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श से होता है, अतः इन्हें नासिक व्यंजन कहा जाता है। या हम इसको पंचम वर्ण भी बोलते हैं ना, जो सभी के पीछे पीछे के, सभी वर्ग के पीछे का जो वर्ण है वो पंचम वर्ण में आता है। और नाक, जहाँ हवा नाक से बाहर निकलती है और उसका उच्चारण होता है, वो नासिक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नासिक वर्ण। और इसमें सभी चीज़ें, इसमें कंठ भी है, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, सभी तरह के स्पर्श व्यंजन है। ड और ड वर्ण क्या है? शब्द के आरंभ में आते हैं, लेकिन मध्य और अंत में इसका प्रयोग होता है। अब ये पता होना चाहिए कि जो ड डमरू वाला और ड ढक्कन वाला जो हम लिख रहे हैं, इसमें डॉट, मतलब नीचे जो इस वर्ण के नीचे जो डॉट लगा है वो कब आता है? तो क्या कहा गया है कि वर्ण शब्द के आरंभ में नहीं आते। ये शब्द के कभी भी आरंभ में नहीं आते, लेकिन मध्य और अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे पढ़ना, पीड़ा, पढ़ना, पीड़ा, तो हम इसको नीचे डॉट लगाते हैं। और ड ड और ढ ढ में अंतर को समझना ही महत्वपूर्ण है। अब अगर आगे आ जाते हैं तो हम कभी भी डॉट नहीं लगाते हैं। देखिए कैसे, डाकू। अब डाकू, ड शब्द सबसे आगे आया है तो हमने इस ड के नीचे डॉट लगाया है क्या? नहीं लगाया। ढक्कन, ढक्कन हमने लिखा है तो वो
शब्द के सबसे पहले आया, इसलिए हम कभी भी डॉट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखने की कि जब ड डमरू और ड ढक्कन जब लगता है तो शब्द के स्टार्टिंग में लगता है, तो कभी भी उस वर्ण के नीचे डॉट नहीं लगता है, पर बीच में और अगर लास्ट में आता है तो उसके नीचे क्या लगता है, डॉट लगता है। अब ख देखिए, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित, मतलब अंतस्थ किसे कहा जाता है, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित। इसका उच्चारण कैसे होता है, उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, मतलब सक्रिय होता है, सारी चीज़ें सक्रिय रहती है, जीभ, तालु, दांत और होठ, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। मतलब जो श्वास है जिसकी गति से हम बोल रहे हैं उसमें रुकावट क्या होती है, कम होती है। जैसे य, र, ल, व, जैसे हस सर टाइप बोलते हैं वैसे ही रुकावट कम होती, तो वो क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों में य और व अर्ध स्वर है। क्या है, अर्ध स्वर, मतलब आधा स्वर है। अब देखिए ग, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। ऊष्म व्यंजन मतलब हवा के एकदम घर्षण के साथ जो बाहर होता है। श, शक्कर वाला श, षटकोण का श, और स, ह, श, श, स, ह। श के उच्चारण में जीभ तालु और स के उच्चारण में दांतों की जड़ से छूती है। श षटकोण वाला देखिए को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। श मतलब थोड़ा सा मुड़ती है अंदर की साइड, किंतु उनका उच्चारण अब प्रायः क्या हो रहा है, श की भांति होता है, शक्कर वाले की। यह वर्ण संस्कृत के तत्सम शब्दों के लेखन में प्रयुक्त होता है, जैसे दोष, विषम, पुरुष, संघर्ष, मतलब उसका उच्चारण अधिकांश श शक्कर के बोलने में आता है। और वो किससे लिए गए हैं, तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत शब्दों से लिए हैं। ठीक है, अब आप घ वाला देखिए, आगत वर्ण। आगत का मतलब जो विदेशों से या दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज, फ, जिसे नुक्ता लगा है, ये जो वर्ण के नीचे जो डॉट लगा है हम उसको क्या बोलते हैं, नुक्ता, नीचे बिंदु वर्णों का प्रयोग होता है। जैसे जरा, जेबरा, मतलब जिनके उच्चारण में हवा एकदम बाहर प्रेशर से जाती है, जैसे जरा, जेबरा, फोरन, रफू आदि, है ना। अब संयुक्त वर्ण मतलब दो वर्णों के मेल से जो बनता है उसे हम क्या कहा जाता है, संयुक्त वर्ण। ये दो व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं। जैसे कैसे, ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, मतलब स्वतंत्र अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, दो व्यंजनों से बन के। जैसे क्षत्री का क्या काय से बना है, क प्लस श षटकोण से मिलके क्या बना है, क्षत्री का। त्रिशूल का कैसे बना है, आधा त और पूरा र, तो क्या बना, त्र। इधर क्षत्रिका में भी आधा क और पूरा श षटकोण का। ज्ञ कैसे बना, आधा ज और न, तो क्या बना, ज्ञ ज्ञानी का। श्रम वाला कैसे बना, आधा श शक्कर वाला और र पूरा, तो क्या बना, श्र। ठीक है, ये चीज़ें आपको बार बार पढ़ना है और समझना है। अब नीचे देखिए, नीचे हिंदी वर्ण व्यवस्था को तालिका के रूप में वर्णों की संख्या के साथ दिया गया है। एक शॉर्ट में तालिका दी गई है, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त क्या है, स्वर और व्यंजन। इस तालिका के माध्यम से आप पूरा समझ जाएंगे। देखिए वर्ण तालिका दी है, इसमें एक साइड स्वर और व्यंजन लिखा है। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, शॉर्ट में समझ लीजिए, आपने इतना पूरा पढ़ा है, पर अधिकांश बच्चों को जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे वो शायद उनको ऊपर से जा रहा होगा। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, हस और दीर्घ। अब हस में छोटा अ, ई और उ और ऋषि, ये कितने प्रकार के होते हैं, हस स्वर 4। दीर्घ में आ, ई, उ, ए, ओ, ए ओ, औ, ये कितने होते हैं, 7। तो 4 और 7, ठीक है, कितने हो गए, 11 स्वर हो गए। अब इधर व्यंजन देखिए, व्यंजन कितने प्रकार के बताए गए, 5। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं, स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से प वर्ग तक तथा ड़ और ड, डमरू वाला और ढक्कन का डॉट वाला जो बीच में और लास्ट में प्रयोग होता है। तो 25 + 2 ये कितने हो गए, 27 स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ में य, र, ल, व वो 4 है। ऊष्म व्यंजन श, स, ह, ये 4 है। ऊष्म व्यंजन भी वर्ण भी 4 है। और आगत
जो बाहर से आए हैं, ज फ जो नुक्ता लगे हुए हैं, ये कितने हैं? 2। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श, 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो इस तरह का आपको पता होना चाहिए कि स्वर और व्यंजन किस स्थान पर और उनको क्या बोला जाता है और किस नाम से बोला जाता है। ओके, आप इसको बार बार पढ़ें और समझें।